हाय एवरीवन, मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस में कार्बोकेटायंस के स्टेबिलिटी को डील कर रहे थे हम लोग। काफ़ी कुछ देख चुके हैं। एक लास्ट लेक्चर हम लोग करते हैं स्टेबिलिटी को लेकर के, यहाँ तक जो है हम लोग किए हुए थे। नेक्स्ट ऐसे ही कुछ कार्बोकेटायंस ले लें, फिर उसके स्टेबिलिटी की चर्चा करेंगे हम लोग। मान लो कि ऐसे कुछ ग्रुप्स दिए हुए हों, CH2NO2 प्लस चार्ज होगा, OMe CH2 CH3 फिर CH2 CN और CH2 प्लस। और इनकी स्टेबिलिटी की चर्चा करें हम लोग, तो सबसे पहले इन ग्रुप्स को जरा पहचानते हैं। ये कौन कौन से ग्रुप लगे हुए हैं। NO2 का नेचर क्या है? -M या -R, एक ही बात है। और साथ ही साथ नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो -I भी, इसमें +R -I, इसमें केवल हाइपर कॉन्जुगेशन, इसमें -R इंडक्टिव थोड़ा बहुत लगेगा और इसमें नथिंग 0। तो इस हिसाब से अब स्टेबिलिटी को यदि देखें तो सबसे कम और सबसे ज़्यादा स्टेबल तो हम लोग को समझ में आ चुका है। जिसमें केवल माइनस ही दिख रहा है वो सबसे कम। तो यदि हम लोग मार्क कर दें, इसे A मार्क कर दें, B C D E, तो सबसे कम स्टेबल यहाँ होने वाला है A, NO2। केवल इलेक्ट्रॉन लेना है, इसको हर तरीके से लेना है, इंडक्टिव के थ्रू भी लेना है, रेजोनेंस के थ्रू भी लेना है, तो सबसे कम स्टेबल हो जाएगा A। उसके बाद यहाँ हम लोग को केवल माइनस दिख रहा है, यहाँ माइनस प्लस दोनों दिख रहा है ना, तो दोनों का तो नेट इफेक्ट लेंगे, यहाँ केवल माइनस दिख रहा है, तो फिर D। अब इन तीनों में यदि हम लोग बात करें तो देखो यहाँ +R और -I दोनों हैं, लेकिन हम बोले कि +R यहाँ डोमिनेट करेगा, चूँकि -I ना के बराबर होगा, रीजन की पारा पे है, काफ़ी दूर है, तो -I ना के बराबर होगा +R और यहाँ +H। तो रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन में तो बताए हम कि रेजोनेंस हमेशा भारी पड़ता है। तो B हो गया यहाँ स्टेबल और B से थोड़ा कम C। इसे कहाँ एडजस्ट करें, यहाँ की लास्ट में। तो इसमें भाई ना लेने वाला है ना देने वाला है, तो ये सब लेने वाला था, कम स्टेबल, ये सब देने वाला, ज़्यादा स्टेबल, तो ये बीच में यहाँ घुसेगा E। तो यह हो गया ऑर्डर स्टेबिलिटी का B C E D A, B C E D A मिला करके देखना है ओवरऑल, तब समझ में आएगा कि कैसे किया हुआ है। सो ठीक है। नेक्स्ट इसमें देखें हम लोग बेंजाइल का बहुत कहानी सुने,
अब थोड़ा सा हम लोग अलग दुनिया में चलते हैं। कि मान लो सिस्टम कुछ ऐसा हो, यदि इस तरह का सिस्टम हो, CH2 पे प्लस CH3, फिर CH2 पे प्लस CD3, ये हाइड्रोजन ड्यूटेरियम, प्रोटियम ड्यूटेरियम, और फिर CH2 प्लस CT3 ट्राइटियम, एक इसे लेते हैं और एक पोजीशन के आधार पे केवल लेते हैं। अभी सबको पारा पे लिए हैं, सबको मेटा पे ले लें। CH2 प्लस CH3 CH2 प्लस CD3 और फिर CH2 प्लस CT3, और इनके स्टेबिलिटी की चर्चा करें। यहाँ D ड्यूटेरियम है आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, और T ट्राइटियम है, ऐसा। तो यह जो ड्यूटेरियम और ट्राइटियम है ना, इनमें केवल इंडक्टिव होता है, ये हाइपर कॉन्जुगेशन शो नहीं करेंगे, और ये हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा अल्फा हाइड्रोजन की वजह से, ऐसा। तो इस हिसाब से देखोगे तो फिर सबसे ज़्यादा स्टेबल हो गया ये, क्योंकि इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन इन दोनों में से किसी में नहीं है, ऐसा। मिथाइल वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल, फिर हो गया CD3, और सबसे कम स्टेबल होगा CT3। लेकिन अब जब यहाँ देखोगे तो चूंकि इस बार सारे ग्रुप्स मेटा पे लगे हुए हैं, सारे ग्रुप्स मेटा पे लगे हुए हैं, तो मेटा पे तो कोई भी ग्रुप रहे, हाइपर कॉन्जुगेशन रेजोनेंस कुछ भी नहीं होता है, केवल इंडक्टिव। और इंडक्टिव में हम लोग जानते हैं, इंडक्टिव के आधार पे हम लोग जानते हैं कि जो ट्राइटियम है उसका प्लस सबसे ज़्यादा होता है इन तीनों में, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, तीनों में जो प्लस आई इफेक्ट है वो तो ऐसे है ना कि हाइड्रोजन से ज़्यादा ड्यूटेरियम, इससे ज़्यादा ट्राइटियम, प्लस आई इफेक्ट की बात करें तो यहाँ तो चूंकि केवल इंडक्टिव ही देखना है, रेजोनेंस तो होगा नहीं, तो उस केस में मेटा वाला का सबसे ज़्यादा, फ्री और फ्री। तो मेटा वाला का मतलब ट्राइटियम का, सबका सब तो मेटा पे ही है। तो ऑर्डर देख रहे हो, पारा पे है तो फ्री ज़्यादा हो गया, क्योंकि यहाँ हमने हाइपर कॉन्जुगेशन देखा है। लेकिन जब मेटा पे आया तो फ्री ज़्यादा स्टेबल हो गया, क्योंकि यहाँ केवल इंडक्टिव देखा गया, यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन देखा गया। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर को जो है ना समझने का प्रयास करोगे कि किस आधार पे लिखा गया है। सो उसी हिसाब से यदि अल्काइल के लिए लेकर के चलोगे तो बात फिर और सामने आ जाएगा कि यदि ऐसा हो CH2 CH3 प्लस फिर हो CH2 CD3 प्लस और फिर हो CH2 CT3, ऐसा। तो इसमें भी चूंकि अल्फा है ना, तो हाइपर कॉन्जुगेशन देखेंगे, और हाइपर कॉन्जुगेशन के आधार पे फिर तो ज़्यादा ही हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। और स्टेबिलिटी ऑर्डर, तो यह था एक्सप्लेनेशन इसके स्टेबिलिटी का। अब नेक्स्ट हम लोग देखें और नेक्स्ट अब जरा रिंग की बात करें हम लोग। इस तरह का रिंग हो, 3 मेंबर्ड, 4 मेंबर्ड, 5 मेंबर्ड,
ऐसा इस तरह का रिंग हो। तो देखो ऐसे सिस्टम में जो बात याद रखना है हमें, ऐसे सिस्टम में वो थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट है और इसके लिए एक टर्म इस्तेमाल किया जाता है रिंग स्ट्रेन। इसके लिए एक टर्म इस्तेमाल किया जाता है रिंग स्ट्रेन और इसके लिए एक टॉपिक पढ़ना होता है बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी। बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी डील नहीं किया जा सकता है इस टॉपिक को, भी बड़ा सा टॉपिक है, तो फिलहाल जो थोड़ा सा बात समझ करके इसे हम लोग कर पाएंगे। तो उसमें याद ही रखना है स्ट्रेन का मतलब जान रहे हो, तनाव, परेशान। तो रिंग जितना छोटा होता है, रिंग जितना छोटा होता है वह उतना तनाव में होता है, उसमें स्ट्रेन उतना ज़्यादा होता है, एंगल स्ट्रेन होता है एंगल की वजह से। जैसे मान के चलो इस कार्बन पे प्लस है, तो इस कार्बन पे प्लस है, इसका मतलब इसका एक इलेक्ट्रॉन कम होगा, 3, 1 2 3, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन इसका देखोगे यदि तो sp2 होगा और sp2 में हम लोग जान रहे हैं s कैरेक्टर 33.3%, p कैरेक्टर 66.7%। अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन के लिए जो एंगल हम लोग जानने हुए होते हैं वो तो होता है 120 डिग्री। एंगल कितना होता है? 120 डिग्री। लेकिन यहाँ जो इस रिंग के एंगल की बात करोगे तो यहाँ ये वाला जो इंटरनल एंगल है वो मात्र 60 है, एकदम आधा। हाइब्रिडाइजेशन कहता है कि यदि यह कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है तो द एंगल शुड बी 120, बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस हेयर द एंगल इज ओनली 60, आधा। तो एंगल कम होने का मतलब समझ रहे हो, ग्रुप कितने नज़दीक होंगे सो, और ग्रुप नज़दीक होंगे तो उनके बीच का जो स्टेरिक रिपल्सन है वो तो ज़्यादा ना होगा, दिक्कत होगा उसको। तो इस केस में यह सिस्टम सबसे परेशान होगा, सबसे ज़्यादा तनाव में यही रहेगा और फिर इसका स्टेबिलिटी भी सबसे कम होगा। तो यदि डायरेक्ट रिंग पे पॉजिटिव चार्ज हो तो फिर जितना बड़ा रिंग होगा उसका स्टेबिलिटी उतना ज़्यादा होगा, वह कार्बोकेटायन उतना ज़्यादा जो है स्टेबल होगा। तो इससे ज़्यादा स्टेबल हुआ ई कार्बोकेटायन, इससे ज़्यादा स्टेबल हुआ ई कार्बोकेटायन और सबसे ज़्यादा हो गया यहाँ साइक्लोहेक्साइल कार्बोकेटायन। ठीक है, याद रखोगे इस बात को। नेक्स्ट इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस तरह का सिस्टम हो यदि डायरेक्ट रिंग पे प्लस ना हो और ऐसा डायरेक्ट रिंग में प्लस ना हो बल्कि उसमें जो साइड ग्रुप लगा हुआ हो उसमें हो, तो यहाँ भी कुछ खेल अलग है। क्या है देखो जरा ध्यान से। यह 3 मेंबर्ड रिंग है, 3 मेंबर्ड रिंग जो कि हाईली स्ट्रेन्ड है, काफ़ी तनाव में है। और हाईली स्ट्रेन्ड होने का मतलब हुआ हाईली अनस्टेबल है, हाईली अनस्टेबल है। यह रिंग तुरंत टूटना चाहेगा और ये रिंग तुरंत टूटना चाहेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अपना जो 3 मेंबर रिंग था जो स्ट्रेन में था वो चाहेगा कि इसका तनाव कम हो, तनाव जो है इसका वह क्या हो जाए, कम हो जाए। और तनाव कम होने के लिए क्या होगा कि यहाँ यह जो बॉन्ड है इसको शिफ्ट कर दोगे यहाँ, ई बॉन्ड को पूरी तरह से उठा करके यहाँ, मतलब ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे देखो, ऐसे ऐसे 2 बॉन्ड, इधर का बॉन्ड केवल रहेगा और ये हो जाएगा ऐसे और इस पर अब आ जाएगा प्लस। रिंग टूट गया ना, रिंग टूटना ही मेन था क्योंकि इतना परेशान था, स्ट्रेन में था कि रिंग टूट गया तो भी पहले से ज़्यादा रिलीफ फील करेगा।
सेम बात इधर से भी हो सकता है, इधर से भी शिफ्ट कर सकता था, तो ये ऐसे हो जाता CH2 ऐसे हो जाता, यहाँ प्लस आता। इसे भी एक प्रकार का रेजोनेंस ही कहते हैं, लेकिन स्पेशल नाम दिया गया डांसिंग रेजोनेंस, डांसिंग रेजोनेंस। और इस तरह का रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन जो है ना वह बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा। और इस स्टेबिलिटी के पीछे का वजह है उस रिंग का स्ट्रेन में होना, उस रिंग का स्ट्रेन में होना इस स्टेबिलिटी के पीछे का एकमात्र वजह है। तो इसका मतलब हुआ कि यदि इसमें हम लोग तीन चीज़ देखें, एक कार्बन जिसके तीनों तरफ साइक्लोप्रोपाइल रिंग हो, तीनों तरफ साइक्लोप्रोपाइल रिंग हो, फिर दो साइक्लोप्रोपाइल रिंग हो, एक हाइड्रोजन रहे, फिर एक ही रहे साइक्लोप्रोपाइल रिंग, दो हाइड्रोजन बचे, और एक डायरेक्ट साइक्लोप्रोपाइल रिंग में ही प्लस हो, और इनके स्टेबिलिटी को कंपेयर किया जाए। तो देखो इसका विशेषता क्या है ना इस तरह के कार्बोकेटायन का, कि यहाँ या जो साइक्लोप्रोपाइल रिंग बना है, एक तो ये स्ट्रेंड है, एक तो इसको टूटने का हड़बड़ी है कि जल्दी से इलेक्ट्रॉन हम अपना देते, बॉन्ड को एक तरह से टूटता, थोड़ा रिलीफ होकर के रहते हैं। और वो पहला बात तो ये हुआ कि बॉन्ड टूटना चाह रहा है, दूसरा बात हुआ कि दो तरफ से एक बार ही इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इधर से भी इधर से भी। तो ये रिंग जितना ज़्यादा होगा ना उतना ज़्यादा इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन मिलने का गुंजाइश है। ये भी चाहेगा टूट करके अपना इलेक्ट्रॉन दे, ये भी चाहेगा कि टूट करके इलेक्ट्रॉन दे, ये भी चाहेगा कि टूट करके इलेक्ट्रॉन दे। तो इस केस में इस कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी जो है सबसे ज़्यादा होगा, फिर इसका ये तो सबसे कम हो जाएगा। सबसे बेकार का वही हुआ, डायरेक्ट रिंग पे ही पॉजिटिव चार्ज है। तो याद रखोगे कि जो टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन वगैरह भी होता है ना, उसके तुलना में भी कई गुना ज़्यादा स्टेबिलिटी होता है इस सिस्टम का। इवन कह दिया जाए कि मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन है ही। जब ऐसे कार्बन में 3 साइक्लोप्रोपाइल रिंग लगा हुआ हो तो इस टाइप के कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी का आप अनुमान तक नहीं लगा सकते हो, अनुमान तक नहीं लगा सकते हो कि ये कितने स्टेबल होते हैं। इवन कोई एरोमेटिक सिस्टम से भी ज़्यादा स्टेबल होगा, कोई एरोमेटिक सिस्टम से भी ज़्यादा स्टेबल होगा। जैसे मान लो कि इस तरह का कुछ दिया हुआ है, ऐसा, which one is मोस्ट स्टेबल, कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल है? ए नंबर में दिया हुआ है, बी नंबर में, सी नंबर और एक डी नंबर में। इसको अच्छे से लिखो। ऐसा इस तरह से। और एक क्वेश्चन और, इसी में एक क्वेश्चन और, वही विच वन इज मोस्ट स्टेबल, विच वन इज मोस्ट स्टेबल, ए नंबर में। यहाँ डायरेक्ट प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, और डी नंबर में ये वाला सिस्टम। ऐसा। और सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है उससे पूछा जा रहा है।
तो देखो, एक तो हम बताए रिंग का साइज देखोगे, उस साइज तब देखोगे, खास करके साइज को तब देखोगे जब वहाँ डबल बॉन्ड वगैरह रिंग के अंदर ना हो, तो क्या कि डबल बॉन्ड वगैरह आ गया तो वहाँ एरोमेटिसिटी का कंसेप्ट आएगा। एरोमेटिसिटी हम लोग पीछे देख चुके हैं पहले, और उस हिसाब से हम लोग जानते हैं कि यह 2 पाई प्लानर सिस्टम है, ये 2 पाई नॉन प्लानर सिस्टम है, ये 4 पाई प्लानर सिस्टम है, ये 6 पाई प्लानर सिस्टम है। तो 2 पाई और 4 पाई वाले एरोमेटिक होते हैं, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। तो एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक, इन तीनों में सबसे ज़्यादा स्टेबल एरोमेटिक होता है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल या तो ये होंगे या तो ये। अब इनमें से भी यदि कंपेयर करना हो तो फिर यहाँ देखोगे रिंग का साइज, कि यदि दोनों एरोमेटिक है और ये 3 मेंबर्ड है और ये जाकर के 7 मेंबर्ड है, तो फिर 3 मेंबर्ड वाला स्ट्रेंड होगा थोड़ा, तो इसका स्टेबिलिटी कम होगा और इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा। डी नंबर यहाँ मोस्ट स्टेबल हो जाएगा। और ऑर्डर की बात करोगे तो डी सबसे ज़्यादा स्टेबल, फिर ए होगा, फिर नॉन एरोमेटिक वाला सिस्टम होता है और सबसे कम होगा एंटी एरोमेटिक वाला, मतलब कि बी आएगा यहाँ और यहाँ सी आएगा ऐसा। लेकिन यदि क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है इस तरह का, तो यहाँ भी वही बात है, यहाँ तो एरोमेटिक सिस्टम पे डायरेक्ट प्लस है, सबसे कम स्टेबल। ई तो हो गया यहाँ से एंटी एरोमेटिक, ये हो गया एरोमेटिक, और ई तो अभी बताया। तो याद रखोगे यहाँ कि ऐसे केस में ये एरोमेटिक वाले से भी ज़्यादा स्टेबल होता है, जो डांसिंग रेजोनेंस का स्टेबिलिटी होता है, बहुत स्टेबल है, वेरी स्टेबल, इससे भी ज़्यादा। भाई तो हम कहें कि एरोमेटिक सिस्टम से भी जो है ज़्यादा स्टेबिलिटी है इसका, इसलिए इस पर जोर दिए और इसको अलग से हम बताए। समझ रहे हो बात को? तो ये एक नया चीज़ था, वो नोट करते जाओगे इन्हें। और एक अब लास्ट, बहुत देखे हम लोग, अब लास्ट कि यदि कार्बोकेटायन कुछ ऐसा दिया हुआ हो देखोगे CH2 प्लस CH3, CH2 प्लस OCH3, फिर CH2 प्लस NH, या दोनों जगह CH3 लगा देते हैं, और एक हो CH2 प्लस, फिर यहाँ CH2, तब OCH3। और इनके स्टेबिलिटी की चर्चा करें, A, P, C, D। तो अभी तक का जो अंदाज़ा है हम लोग का, डिग्री यहाँ देखोगे तो कार्बोकेटायन का सब में सेम है, डिग्री पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। बस फ़र्क पड़ रहा है जिस कार्बन पे प्लस है उसके बगल जो सब्स्टिट्यूएंट है उस पे फ़र्क पड़ रहा है, उस पे फ़र्क पड़ रहा है। तो यहाँ बगल में यह अल्काइल है, इसका होगा प्लस I प्लस H। यहाँ ई O है माइनस I। रेजोनेंस तो बोलोगे यहाँ होगा नहीं, क्योंकि कंजुगेटेड सिस्टम है, लेकिन रेजोनेंस के अलावा यहाँ एक बहुत बड़ा चीज़ होता है, बहुत बड़ा चीज़ होता है। क्या होता है देखो, यह प्लानर कार्बोकेटायन है, इसके पास खाली ऑर्बिटल है, ये ऑक्सीजन है, इसके पास P का भरा हुआ ऑर्बिटल है ऐसा, और फिर यहाँ CH3 है ऐसे। तो यहाँ क्या होगा कि ये ऑक्सीजन अपने P ऑर्बिटल से इस कार्बन के खाली ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट देगा, और इससे हम कहेंगे बैक बॉन्डिंग। इससे हम क्या कहेंगे? बैक बॉन्डिंग। और बैक बॉन्डिंग यहाँ एकदम डोमिनेट करेगा। डोमिनेट क्यों करेगा? क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन सेम पीरियड के एलिमेंट हैं, तो इनका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या यूँ बोले ऑर्बिटल का जो साइज होगा उसका साइज लगभग सेम होगा, मतलब ऑर्बिटल एक जैसे होंगे, ऑर्बिटल के साइज में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होगा। तो यहाँ बैक बॉन्डिंग के वजह से क्या होगा ना कि ऑक्सीजन जो है अपना इलेक्ट्रॉन देगा इसको, रेजोनेंस की वजह से। देखो ऐसे
CH2 डबल बॉन्ड O CH3 प्लस। और इस बैक बॉन्डिंग के चलते जो कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी होता है वो गजब का होता है, बहुत ही ज़्यादा जो है स्टेबल होते हैं ऐसे कार्बोकेटायन, याद रखोगे इस बात को। तो वो बैक बॉन्डिंग यहाँ भी होगा, वही बैक बॉन्डिंग यहाँ भी होगा, क्योंकि यहाँ भी नाइट्रोजन उसी पीरियड का है, चलेगा। CH2N CH3 प्लस, ऐसे। यहाँ नहीं होगा बैक बॉन्डिंग, नहीं होगा क्योंकि दूर है ना, ये तो यहाँ शिफ्ट करेगा, जबकि इसको तो ज़रूरत है ही नहीं इलेक्ट्रॉन का, ऐसे। अब बैक बॉन्डिंग दो में हो रहा है, यहाँ ऑक्सीजन कर रहा है, यहाँ नाइट्रोजन। अब ऑक्सीजन नाइट्रोजन में बैक बॉन्डिंग बेहतर कौन करेगा? तो जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम किसका है? नाइट्रोजन का। तो इसका बैक बॉन्डिंग सबसे ज़बरदस्त होगा। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा यहाँ C, उसके बाद हो जाएगा B, उसके बाद हो जाएगा A, और सबसे कम होगा D। क्योंकि D में देखो क्या हो रहा है कि यहाँ बैक बॉन्डिंग होगा नहीं, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से केवल -I लगाएगा। और एक तो जो अल्फा कार्बन में यहाँ हाइड्रोजन है वो कम हो गया, यहाँ 3 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 ही, तो 3 हाइड्रोजन की वजह से हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा होगा, 2 अल्फा हाइड्रोजन है तो कम होगा। और वो भी 2 अल्फा हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देने में इधर कतराएगा, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन लेने के लिए जो है ना उधर ऑक्सीजन है, इंडक्टिव इफेक्ट लगाए हुए हैं, ऐसा। तो ये हो गया यहाँ स्टेबिलिटी ऑर्डर, सबसे ज़्यादा C, फिर B, फिर A और D। माने इस तरह के कार्बोकेटायन हाईली स्टेबल होते हैं, इतना याद रख लेना कि बगल में कोई वैसा ग्रुप है जो अपना लोन पेयर दे सकता है, बैक बॉन्डिंग कर सकता है, उसमें जनरली ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन। फ्लोरीन यदि होगा तो फ्लोरीन का तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है ना, उसमें थोड़ा समस्या होगा, CH2 पे प्लस F, ऐसा। तो कर ही भी सकता है, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ा ज़्यादा है तो इनसे कम करेगा बैक बॉन्डिंग, तो इसमें हम लोग थोड़ा ये करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से कार्बोकेटायन के बारे में बहुत कुछ काफ़ी डिटेल में जो है हम लोग देखे, और यही जो है यह टॉपिक समाप्त होता है कार्बोकेटायन। नेक्स्ट लेक्चर से जो है हम लोग कार्बन आयन स्टार्ट करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट यही था, जितने भी रिएक्शन इंटरमीडिएट है ना, उनमें से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, जिससे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, वह कार्बोकेटायन ही था। इसलिए इसमें हमको लगता है तकरीबन 5 लेक्चर जो है किए हम लोग केवल कार्बोकेटायन पे। तो इसे हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर से आगे कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।